में हम क्या करेंगे, अपने कॉइल को रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी अब मत समझ रहे, उसके बाद मैं वो भी बताऊंगा कि लिखना कैसे। अभी समझ आया इतना तक? अभी क्या किया, 3 कॉइल लिया, आइडेंटिकल कॉइल, जिसका स्टार्टिंग क्या होगा, A1 B1 C1 एंड इंडिंग B2 C2। अब तुम उसका कुछ भी नाम डाल सकते हो, X1 X2 XY1, तुम्हारे पे है। द identical and they are arranged in such a way that 100 each. Now the coils are placed in a stationary magnetic field. The magnetic field consists of two poles such that north pole and am I clear up to this point? Am I? Yes, sir. हरमन समझ आया? ओके, यहां तक समझ आ गया। तो अब देखो, हमारा अरेंजमेंट का पार्ट बिल्कुल खत्म है, अब कुछ भी नहीं। अरेंजमेंट का पार्ट जो मेन समझने वाला था वो अब हमें क्या करना है, 3 फेज ईएमएफ जनरेट कैसे होगा, तो वो तो नॉर्मल चीज है। अब क्या करेंगे हम, स्टेशनरी फील्ड जो हमने है वो हम, स्टेशनरी फील्ड का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिवॉल्विंग नहीं होगा, दैट इज स्टेशनरी। मतलब मैग्नेट्स को हमने फिक्स कर दिया और उसके अंदर कोयल जो है उसको अब हम रोटेट करेंगे। रोटेट किस डायरेक्शन में करेंगे, वी विल रोटेट दैट कोयल्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो, अब तो सिंपल सी, अब तो बचपन से पढ़ते आए हो, 10th 11th 12th, उसके बाद लास्ट टाइम फिजिक्स में भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जैसे ही तुम कोयल्स को रोटेट करना शुरू करोगे तो फ्लक्स लिंक होगा। फ्लक्स लिंक होगा तो क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, EMF. EMF जनरेट होगा। तो नाउ इन द coils what will be generated, what will be generated, EMF. EMF. EMF will be generated। देखो कितना सिंपल था, 3 कोयल लिया, तीनों कोयल 120 डिग्री में एक दूसरे के अपार्ट में सेट कर दिया। उसके बाद नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में कोयल्स को रख दिया। हमने क्या किया, मैग्नेट को फिक्स रखा, कोयल्स को हमने एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया, मोशन हुआ। स्टेशनरी, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, कोयल्स रिवॉल्विंग है, मोशन प्रोड्यूस हुआ, उसके वजह से क्या हुआ, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। पहला तरीका ये है। सेकेंड पार्ट, अब क्या करो तुम, अगर मेरा इच्छा है कि मैं मुझे ऐसे ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करना है सर, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं कोयल्स को स्टेशनरी रख दूंगा, मैग्नेट को घुमाऊंगा। अब मैं किस चीज को स्टेशनरी रखूंगा, किस चीज को रखूंगा अब मैं, तुम लोगों का एक्टिवनेस किधर गया यार, समझ आ रहा है या नहीं वो बताओ। अश्वथ, Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. फिर बोलो यार। शान्या, Yes, sir. समझ आ रहा है? हाँ जी. ओके, फर्स्ट, पहला प्रोसेस ईएमएफ जनरेट करने का क्या था बताओ तो, जो समझ आया। कि मैग्नेट स्टेशनरी रहेंगे और कॉइल्स को रोटेट करेंगे किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज. ओके, महक, 3 कोयल्स जो लेंगे वो Yes, कैसे sir. कोयल्स लेंगे हम, Yes, sir. 3 कोयल जो हमने लिया वो कैसे कोयल्स लिए, Identical coils. उसको कितने डिग्री अपार्ट में रखा है, 120 degree. 120 डिग्री अपार्ट में। ओके, करण, सेकेंड प्रोसेस क्या था ईएमएफ जनरेट करने का? ओके, हरमन, फर्स्ट पार्ट में हमने किस चीज को स्टेशनरी रखा, अभी जस्ट हमने पढ़ा। एनीवन, कोई बताओ कि फर्स्ट प्रोसेस में हमने किस चीज को स्टेशनरी रखा, मैग्नेट्स के पोल्स को. एंड किस चीज को हमने रिवॉल्विंग बनाया। कॉइल्स. अब सेकेंड पार्ट में उल्टा कर दो, रिवर्स। अब किस चीज को स्टेशनरी बना दो, कॉइल्स. किस चीज को रिवॉल्विंग कर दो,
मैग्नेट। प्रोड्यूस क्या होगा? EMF। पता चल गया हाउ 3 फेज ईएमएफ इज जनरेटेड? Yes, sir. Am I clear, everyone? Yes, sir. ओके तो अब इसका थ्योरी सुनो, लिखना कैसे है। देखो लिखेंगे कैसे कि कंसीडर 3 आइडेंटिकल कोइल्स such that A1, B1 and C1 are the starting of the coil and A2, B2 and C2 are the ending of the coil. Those identical coils are placed 120 degree apart from each other. और हम मिस्टेक कहाँ पे करते हैं? देखो देखो तो ये इस फिगर में देखो तो ये A1 है, ये A2 है, मतलब एक कॉइल ये हुआ, रेड से मैंने जो किया वो एक कॉइल ये हुआ, और दूसरा कॉइल मैं ब्लू से कर रहा हूं B1 B2। देखो ये B1 और B2। तो कितने क्या कर देते हैं कितने लोग कि ये A2 और B1 के बीच का एंगल लिख देते हैं 120 डिग्री। ऐसा नहीं होता। B1 एंगल किसके बीच का होगा? स्टार्टिंग तो A1 B1 के बीच का एंगल होगा 120 डिग्री, मतलब दो कोइल्स के बीच में 120 डिग्री का चल रहा है। तो स्टार्टिंग का तो स्टार्टिंग से होगा, एंडिंग का एंडिंग से। अगर तुम्हें A2 और B2 के बीच में अगर 120 डिग्री तुम लिखोगे तो दैट इज ऑल्सो राइट। वैसे ही B1 और C1 के बीच में एंगल होगा 120 डिग्री, वैसे ही A1 और C1 के बीच में होगा 120 डिग्री। मतलब there are 3 identical coils which are placed 120 degree apart from each other. Now those coils are placed in a stationary magnetic field and are rotated in anti-clockwise direction. Hence तीनों coil में EMF दिखेगा। Hence 3 EMFs are induced. मतलब तीन घूम रहा है तो तीनों दिखेगा। तो since all the 3 coils, since in all the 3 coils EMF are induced or EMF generated. Now वो थोड़ा सा देख लेते, ये पॉइंट के बिना मार्क्स बहुत कम मिलते। फर्स्ट देखो द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कोइल A1 A2 इज, ये फिगर देख के देखो, फर्स्ट ये फिगर देखो तो द ईएमएफ कोइल इंड्यूस्ड इन कोइल A1 A2 इज 0 से इंड्यूस होगा। फर्स्ट कोइल कौन सा था? A1 A2। ये पॉइंट याद रखने वाले बस कि A1 A2 कोइल में ईएमएफ 0 होगा और वो इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट इज इंक्रीज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, अब नाउ A1 A2 का टेंशन खत्म। नाउ B1 B2, व्हाट अबाउट B1 B2? द कॉइल B1 B2 इज 120 डिग्री बिहाइंड द कॉइल A1 A2। मतलब B2 जो है वो A1 A2 से 120 डिग्री अपार्ट the EMF induced sorry here the EMF induced behind है, मतलब A1 A2 से पीछे 120 डिग्री पीछे से है, इसलिए यहाँ निगेटिव से शुरू होगा। तो EMF induced is from negative and become maximum negative and become maximum। यहाँ देखो तो मैक्सिमम निगेटिव, मतलब समझो A1 A2 का जो EMF होगा इंड्यूस पहले वो 0 से शुरू होगा और वो इंक्रीज करेगा पॉजिटिव तरफ। B1 B2 क्या है? A1 A2 से 120 डिग्री पीछे है, तो पीछे है तो उसका एक तो देखो तो जो खुद 0 शुरू हो रहा है और कोई ऐसा इंसान है जो उससे 120 डिग्री पीछे ही चल रहा है, मतलब 0 से भी पीछे चल रहा है 120 डिग्री, तो वो कहां से शुरू होगा? निगेटिव से। तो 0 पे कौन सा था कॉइल? A1 A2। 120 डिग्री पीछे कौन सा था? B1 B2। So in the case of B1 B2 is placed 120 degree behind A1 A2. Hence the EMF induced in this coil is negative और that becomes maximum negative। अब B1 B2 का भी काम खत्म। और B1 C2 क्या? जैसे A1 A2 से
B1 B2 कितना पीछे था? A1 A2 से B1 B2 कितना पीछे था? 120 डिग्री। तो C1 C2 किससे 120 डिग्री पीछे होगा? B1 B2 से। B1 B2 से 120 डिग्री पीछे होगा। तो अगर C1 C2 B1 B2 से 120 डिग्री पीछे है तो A1 A2 से कितने पीछे होगा? 240। 240 डिग्री। वेरी गुड। क्यों? देख, कोई इंसान है ए, एक इंसान है ए, एक इंसान है बी, एक इंसान है कोई सी। ए जो है वो 0 पे खड़ा है, बी जो है उससे 2 कदम पीछे चल रहा है, और सी जो है वो बी से 2 कदम पीछे चल रहा है। मतलब जो सी जो है वो ए से कितने कदम पीछे है? कितने कदम पीछे है वो सी ए से? नॉर्मल मैथमेटिक्स है। महक कितने कदम पीछे होगा? अश्वत? सर एक बार वो वापस दिखाना प्लीज। देखो, 4 4 कदम पीछे। तो सेम मैथमेटिक्स यहाँ पे था कि A1 A2 से B1 B2 120 डिग्री पीछे है, B1 B2 से C1 C2 120 डिग्री पीछे है। तो C1 C2 जो है वो A1 A2 से कितने पीछे होगा? 240 डिग्री पीछे होगा। और इस फिगर से आराम से देख सकते हो कि C1 C2 जो है 240 डिग्री पीछे, और ये शुरू होगा। ये बस पॉइंट याद रखने वाली, ये तो याद रखना ही होगा तुम्हें। ये याद रखने का सीधा तरीका, A1 A2 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होके वो नीचे की तरफ तो जाएगा नहीं, तो ऊपर जाएगा। तो ऐसे याद रखना, 0 से जो चीज शुरू हो रहा है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब A1 A2 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड हेंस इंक्रीजिंग टू पॉजिटिव। B1 B2 पीछे से शुरू हो रहा है, मतलब वो पहले ही निगेटिव है और वो मैक्सिमम निगेटिव जाएगा। और C1 C2 का केस बस याद रखना है तुम्हें कि C1 C2 शुरू तो होगा पॉजिटिव से, पर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर जाएगा। बस ये C1 C2 वाले पॉइंट को तुम्हें याद रखना है कि A1 A2 0 से है इंक्रीजिंग पॉजिटिव, B1 B2 निगेटिव से मैक्सिमम निगेटिव, C1 C2 जो है वो शुरू तो होगा पॉजिटिव से पर जाएगा कहाँ पे? निगेटिव में। और इन दिस यू हैव टू मेक दिस फिगर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, you don't have to make this figure, you have to make this figure and this। अब देखो, अगर तुम्हें मानो बाय चांस भी ये फिगर भूल गए ये, तो एटलीस्ट ड्रॉ दिस फिगर फेजर। तो फेजर इज मच मोर इंपोर्टेंट इन बी ट्रिपल ई। तो ये कम से कम याद रखना। देखो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 A2 है, उससे 120 डिग्री पीछे चल रहा है, और ये तीन ईएमएफ है। मैंने पहले बोला था 3 आइडेंटिकल कोयल्स है, तो तीनों के ईएमएफ होंगे, और तीनों के ईएमएफ एक दूसरे से कितने हैं? 120 डिग्री के अपार्ट में है। तो ये सिंपल फिगर है, ये सिंपल फिगर, मतलब 2 आइडेंटिकल कोयल्स के बीच में एंगल है 120 डिग्री, बस इतना बनाया है। तो एटलीस्ट ये फिगर फेजर डायग्राम बना देना, इतना बना के, और बस इतना थ्योरी लिख दोगे तो 8 में 8 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। एंड हेंस इन दिस वे 3 phase EMF is generated. Am I clear? यस सर। Okay. If am I clear, then someone please turn on your mic and एक बार रिपीट करो तो, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो ये हर बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको एटलीस्ट हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो कोई ऑन करके ट्राई करो तो इसको कैसे तुम डिस्क्राइब करोगे? डिस्क्राइब नाउ, एनीवन प्लीज। यार तुम लोग लास्ट टाइम बड़े एक्टिव थे।
वही एक्टिवनेस चाहिए, फिर तो पढ़ाने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा। वरना चुप चुप रहोगे तो मेरा तो क्या है, मैं तो जल्दी जल्दी कर दूंगा। तुम लोगों के लिए धीरे धीरे एटलीस्ट कर तो रहा हूँ इतना समझाने का ट्राई कि सारा समझ जाओ। तो एटलीस्ट ट्राई वंस। क्योंकि देखो बी ट्रिपल ई का सिलेबस खत्म होने में कोई टाइम नहीं लगता है। अगर इसको जल्दी जल्दी भी भगाए तो सेक्शन ए और बी खत्म होने में 5 दिन भी लगेंगे, पर धीरे धीरे हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यही सेक्शन ए बी से तुम मार्क्स गेन करोगे। 5 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। सीजीपीए बढ़ाने के लिए सबसे मेजर रोल फर्स्ट ईयर में यही प्ले करेगा। तो एटलीस्ट इसमें वो मत करो जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो किसी सब्जेक्ट में वो गया था। इसलिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि आराम से इसका सिलेबस खत्म होगा। क्योंकि सेक्शन डी में इसका कुछ है नहीं, वो पूरा थ्योरी है। फ्यूज क्या होता है, ये अर्थिंग क्यों करते हैं, वो ये सब है जो तुमने ऑलरेडी किया हुआ है। सेक्शन बी जो है उसका हाफ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो पार्ट तो कुछ है नहीं। वो पार्ट तो जब हम पढ़ेंगे उस टाइम पता चल जाएगा कि ये कितना इजी पार्ट है। इसलिए सेक्शन ए और बी में ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इसी से मार्क्स गेन करना है। तो एटलीस्ट ट्राई करो कि क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि सिलेबस खत्म करना इज नॉट आवर गोल। हमें उतना पढ़ना है कि एटलीस्ट तुम्हें ए प्लस तो मिनिमम आ जाए। ट्राई करो, ट्राई कोई एक बार। Someone please turn on your mic and try. चलो अब इतना भी भाषण देने के बाद भी चलो, योर वर्क इज ये अपने लैंग्वेज में लिख के आना प्लस दोनों फिगर बना के, और ये मुझे तुम लोग कल बिफोर क्लास सारे भेज देना। ये लिख के तुम कैसे लिखोगे अपने लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज नहीं, अपने लैंग्वेज में लिख के भेजना कैसे लिखोगे। फिगर यू कैन कॉपी। Now we are left with section A numericals only, and we will do numericals and we will be over with section A. For section B, first we will cover electronics part, and then we will move to electrical part, and then we will be done with our mid semester syllabus. Thank you, class.